हेलो दोस्तों। तो ये सी टेट जुलाई 2020 के लिए हमारा एनवायरनमेंट का तीसरा वीडियो बना रहे हैं हम। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सजीव जगत। इससे पहले दो वीडियो में हमने देखा था सजीव के बारे में। सजीव क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम पिछले दो वीडियो में देख चुके हैं। अब ये तीसरा वीडियो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सजीव जगत। जीवों का जगत में विभाजन। तो सजीवों का मुख्य रूप से दो जगत में विभाजन किया गया है। नंबर एक पादप जगत और नंबर दो जंतु जगत। बाद में हिकेटर आर एच हिटेकर ने सजीवों का 5 भागों में विभाजन किया था। और वो 5 भाग हैं ये। नंबर एक मोनेरा जगत, इसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। नंबर बी प्रोटिस्टा जगत, इसमें अमीबा पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। नंबर सी है कवक जगत, इसमें मशरूम फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर डी पादप जगत यानी फिलोरा, इसमें पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। और नंबर ई जंतु जगत यानी फोना, इस जगत में जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। ये पादप यानी फिलोरा और जंतु जगत यानी फोना, ये पहले भी हमने देखे थे। मुख्य रूप से इन दो जगतों में पादप जगत फिलोरा और जंतु जगत यानी फोना, इनमें विभाजन किया जा चुका था। और बाद में इन पांचों में इन दोनों को भी जोड़ दिया गया। तो आइए पहले देखते हैं मोनेरा जगत। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। इन्हीं को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हर जगह हर स्थान पर पाए जाते हैं जीवाणु। तो जीवाणुओं से हमें लाभ क्या हैं जानते हैं। जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स बनाई जाती है। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है, जीवाणुओं के कारण ही पनीर बनता है और जीवाणुओं के कारण ही सिरका बनता है। जीवाणुओं से हानि क्या है हमें, तो जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं। जीवाणुओं के कारण ही भोजन विषाक्त यानी खराब हो जाता है। अब देखते हैं जीवाणुओं से बचाव कैसे करें हम। जो हानिकारक जीवाणु हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है जीवाणु से बचने के लिए खाद्य पदार्थ। जीवाणु से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ या मुरब्बा को बनाने के लिए उसमें नमक डालकर रखा जाता है। जीवाणु बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जीवाणु से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं प्रोटेस्टा जगत। इसके जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। ये बीमारियां फैलाते हैं। फिर नंबर सी देखते हैं कवक जगत। ये जीव भी सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये मुख्य रूप से गर्म या आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कवक के लाभ भी हैं हमें कुछ, क्या हैं जैसे इनसे भी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है। कुछ कवक जैसे मशरूम भोजन के रूप में पाई जाती है या भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। खमीर यानी ईस्ट, इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। जो बेकरी चलाते हैं वो लोग खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। कवक से हानियाँ क्या हैं, तो कवक से हानियाँ हैं कवक हमें बीमार करते हैं, कवक बीमारियाँ फैलाते हैं, ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी पर अपमार्जक कहा जाता है। जीवाणु और कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े जीव जंतुओं को अपघटित करके पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर एक और ख़ास तरह का पौधा के बारे में हम जानते हैं, लाइकेन यानी शेक। ये सहजीविता यानी दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों का परस्पर लाभ होना, इसका एक उदाहरण है। लाइकेन दो जीव यानी शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होते हैं, यानी जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ है वहाँ की वायु प्रदूषित है। जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उस पर मौजूद कीटों को खाता है। अब देखते हैं डी पादप जगत यानी फिलोरा। ये पौधों के विषय में जानकारी देता है।
थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। पौधे जंतुओं एवं विषमपौधी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम पौधों के प्रकार। तो पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं व इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक आदि या केला। ये सब शाक हैं, शाक की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, झाड़ी। झाड़ी शाक से बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता। इनमें अनेक शाखाएं होती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं, जैसे गुलाब, नींबू, गुड़हल। ये सब झाड़ियों के उदाहरण हैं। नंबर 3, वृक्ष। ये झाड़ियों से भी बड़े होते हैं। इनका तना मोटा और गहरे हरे रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, बबूल, पीपल आदि। इनके अलावा उन पौधों को जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं एवं सीधे नहीं खड़े हो सकते, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो निम्न हैं। यानी पौधों को इन 3 भागों में बांटा गया था, यानी शाक, झाड़ी और वृक्ष। उसके अलावा 2 भागों में और बांटा गया है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े रह पाते, जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, विसर्पी लता। ये पौधे ज़मीन पर फैल जाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, तुरई, काशीफल, परमल, पुदीना। ये विसर्पी लताएँ कहलाते हैं। नंबर 2 है आरोही लता। ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, मटर आदि। अब यहाँ हम देखते हैं पौधों के भाग। तो पौधों के मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं: फूल, पत्तियाँ, तना और जड़। तो नंबर 1 देखते हैं जड़। जड़ पौधे के भूमि का भाग है जो हरे रंग का नहीं होता। जड़ के कार्य क्या हैं? जड़ पौधे को जमीन से जकड़ कर रखती है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। अब यहाँ जड़ों के प्रकार देखते हैं। अच्छा, जो जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं, उन जड़ों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उन जड़ों को हम। तो जड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मूसला जड़ और नंबर 2 झाकड़ा जड़। झाकड़ा जड़ों को कई भागों में, लगभग 5 भागों में बांटा गया है, जैसे रेशेदार जड़ें, परजीवी जड़ें, अवस्थम्भ जड़ें, स्तंभ जड़ें या अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ जड़ों को अपस्थानिक जड़ें भी कहा जाता है। तो नंबर 1 देखते हैं मूसला जड़ें, जैसे मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि। इनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़ें हम खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, टेपियोका, चुकंदर आदि। ये सब मूसला जड़ें हैं जो भोजन एकत्रित करती हैं और जिनका हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 झांकड़ा जड़। झांकड़ा जड़ जैसे गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना, इनमें पाई जाती हैं। अब झांकड़ा जड़ों को बांटा गया है 5 भागों में, तो वो भाग देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 है रेशेदार। नंबर 1 रेशेदार जड़ें। ये जड़ें रेशों के रूप में होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि में पाई जाती हैं। बी पॉइंट, परजीवी जड़ें। ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती हैं, जैसे अमरवेल। सी अवस्थम्भ जड़ें। ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं, जैसे बाजरा, मक्का, गन्ना आदि। और डी है स्तंभ जड़ें। ये जड़ें टहनियों, शाखाओं से निकलती हैं और शाखाओं की तरह होती हैं, जैसे बरगद। तो ये 4 प्रकार की थी हमारी ये जड़ें। आइए अब देखते हैं आगे। तना जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इनमें से पत्तियां और टहनियाँ निकलती हैं। कुछ पौधों के तने जमीन के नीचे होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी आदि। तना हरा या भूरे रंग का होता है। अब पत्तियों के बारे में देखते हैं।
पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, परंतु कुछ पौधों की पत्तियां पीले, बैंगनी रंग या लाल रंग की भी होती हैं। चीड़ की पत्ती सुई जैसी होती है, सुई के आकार की होती है। नीम की पत्ती में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। पत्तियों के कार्य क्या हैं तो देखते हैं। पत्तियों से जल बाष्प के रूप में निकलता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा पौधों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानी इलाकों में पौधों की पत्तियां या तो कांटों का रूप परिवर्तित कर लेती हैं, या वो पत्तियां रहित हो जाते हैं पौधे, या अपने ऊपर बहुत मोटी हो जाती हैं पत्तियां, जिन पर मोमीन परत लगी होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं मरुस्थलीय पौधे? ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं या गिरा देते हैं? इसलिए ताकि वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी होती है, अगर पत्तियां रहेंगी तो बाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाएगी, इसलिए वो पत्तियों को या तो कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं या फिर गिरा देते हैं। तो पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी और सूरज की रोशनी, जल एवं CO2 की मदद से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण दे रखी है। 6CO2 + 12H2O, ऊपर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, और बनता है C6H12O6 + 6H2O और 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पर एक नोट है कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। दूसरा नोट है, कैक्टस यानी नागफनी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनके हरे तने में होती है, क्योंकि पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, इसलिए उनका तना हरा होता है और उनका तना प्रकाश संश्लेषण करता है। पत्तियों की खुशबू से पता चलता है कि वे किस पौधे की पत्तियां हैं, जैसे पुदीना, धनिया, आम, नींबू आदि और नीम। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें शिरा कहा जाता है, और शिराओं की बनावट और सजावट को शिरा विन्यास कहा जाता है। शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जाली का शिरा विन्यास, नंबर 2 समानांतर शिरा विन्यास। तो जाली का शिरा विन्यास जैसे इस पत्ती में आप देख सकते हैं, जाली के टाइप का होता है, जाल टाइप का बना होता है, और समानांतर शिरा विन्यास ये दूसरी साइड में दिखाया है, ये सीधे सीधे होता है। जाली का शिरा विन्यास में शिरा एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि समानांतर शिरा विन्यास में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। शिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जाली का शिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, जैसे नीम, पीपल, गुलाब और मूली। इनमें जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है और इनकी जड़ें मूसला होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उन पौधों की जड़ें झाकड़ा होती हैं, जैसे केला, गेहूँ, मक्का, घास आदि। इनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। शिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड में हमने शिरा विन्यास, बीज और जड़ सब दे रखा है। जिन पौधों में जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें बीज द्विबीजपत्री बीज होता है और उसकी जड़ मूसला जड़ें होती हैं। जिनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उन पौधों में एक बीजपत्री होते हैं, उनके बीज एक बीजपत्री होते हैं, उनकी जड़ें झाकड़ा जड़ें होती हैं। तो द्विबीजपत्री जैसे चना, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, और एक बीजपत्री यानी मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन आदि। यहाँ पर एक नोट है, कुछ पौधों में पत्तियाँ घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे निपेंथीस। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फूल या पुष्प से आगे का मैटर। ठीक है, नमस्कार।